उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री थे। अब से कुछ देर पहले वो सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के गढ़ में खेलों पर दांव खेला है जमकर। विपक्ष पर बरसे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि ये वो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जहां पर डबल विकास हो रहा है मेरठ का। पहले मेरठ में अवैध कब्जे के टूर्नामेंट हुआ करते थे, अब योगी जी की सरकार अपराधियों से जेल जेल खेलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की सौगात दी। पीएम मोदी ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। पीएम ने औघड़ दानी की आराधना करने वाले शहीदों को नमन किया और उसके बाद वो सलावा भी पहुंचे। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करते हुए पीएम ने विपक्ष के विरुद्ध चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। पीएम ने कहा, पहले की सरकार में अपराध का खेल खेला जाता था, अवैध कब्जे का खेल होता था। अब योगी सरकार अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर भी इस रैली में निशाना साधा। हमारा युवा ना सिर्फ रोल मॉडल बने, वो अपने रोल मॉडल पहचाने भी। साथियों, सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है। योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दें कि लड़कों से गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश में राजनीति की लहर काफी तेज चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दिग्गजों का दिन भर का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के दौरे पर हैं। यहां वो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला और उसके बाद अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटों को समेटने के प्रयास। लखनऊ में अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। यूपी की राजनीति में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने रोजगार गारंटी रैली को संबोधित किया। ये 3 तस्वीरें यहां पर आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जमकर बरसे हैं और उन्होंने खेल यूनिवर्सिटी का, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। यूपी की राजनीति में दिग्गज आज अपना दम दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरठ में मोदी ने खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया तो लखनऊ में अखिलेश यादव ने परशुराम की मूर्ति का अनावरण करके ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से रोजगार गारंटी रैली में पहुंचे।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार चुनावी दौरे पर हैं। राजनीतिक समीकरण ठीक करने के लिए अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटों को समेटने का प्रयास भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले जनसभा में अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। लगभग 4.5 साल से ज्यादा के समय में उत्तर प्रदेश की जनता को दुख मिला है, तकलीफ मिली है, परेशानियां मिली हैं और जहां विकास हो जाना चाहिए था, आज विकास पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रहा है। विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उसका परिणाम है कि जहां किसान दुखी, जिसको आय दोगुनी मिलनी थी, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई और हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार मिल जाता, वो आज रोजगार और नौकरी भी नहीं है। जहां व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए था, वो व्यापार भी अब उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है। ये बताओ, बाबा मुख्यमंत्री क्या क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? बताओ, बाबा मुख्यमंत्री क्या बॉलिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री बैटिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री विकेट कीपर बन करके बॉल पकड़ सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री कैच ले सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री फील्डिंग कर सकते हैं? और क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट चला पाएंगे? और पता लगा है कि जहां लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, वहीं वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश भर में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 27,500 से ज्यादा कोरोना के केसेस हमारे देश में बढ़ चुके हैं। ये बहुत गंभीर आंकड़ा है। एक ही दिन में कोरोना से 284 लोगों की मौत की खबर भी आई है और हाल यह है कि एक बार फिर से कोरोना की सक्रिय मामलों की संख्या हमारे देश में 1 लाख को पार कर गई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 9,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस आए हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं। पूरे देश के आंकड़े देखें तो एक दिन में ओमिक्रॉन के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ गए। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां ओमिक्रॉन के नए 460 मामले आए। 351 नए मामलों के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में 8 दिन में 16% की बढ़ोतरी हो चुकी है। बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज के 17 डॉक्टर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज 27,553, 284 की मौत। ये देखिए, ये वो आंकड़ा है। आज देश भर में ओमिक्रॉन की जो लहर है वो 1,525 तक पहुंच चुकी है। कल 1,421 था ये आंकड़ा, यानी कि 500 से ज्यादा केसेस। देश में कोरोना की रफ्तार बहुत बहुत तेज। कोरोना की रफ्तार के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर में है। दिल्ली में जबरदस्त रफ्तार बढ़ रही है और इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं। अधिकतर कोरोना के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें जो लक्षण हैं वो बहुत ही हल्के हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूं ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। डेली केसेस 2,500-3 हजार क्रॉस कर रहे हैं। तो इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस होता है कि अभी तक दिल्ली में डेली केसेस, तो आज कितने नए मरीज हुए, लेकिन सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6,360 एक्टिव केसेस हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो। जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की
दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं, और केवल 82 बेड्स इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा पेशेंट्स दिल्ली में कोरोना के हैं। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कल से एक नया अभियान शुरू होने वाला है। 15 से 18 उम्र तक के बच्चों को कल से कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन केंद्रों पर इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई, त्रिची की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ सरकारों ने बल्कि निजी अस्पतालों ने भी इस तरह के इंतजाम किए हैं, जहां 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स तैयार कर लिए गए हैं। यहां आराम से बच्चे आ सकते हैं। 1 जनवरी से इनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। तो 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम देश में कल से शुरू हो रहा है, और इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें भले ही ये 3 तस्वीरें हैं, लेकिन इस तरह से पूरे देश भर से तस्वीरें आ रही हैं जहां वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर बच्चों की तैयारियां पूरी हैं और कल से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। देश में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कल से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। मुंबई में इसके लिए खास तौर पे तैयारियां की गई है। 9 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं वो 15 से 18 के एज ग्रुप में आते हैं, और बीएमसी के जो कुल 9 जंबो कोविड सेंटर है वहां पर ये वैक्सीनेशन कैंप चलाया जाएगा। इस वक्त हम बीकेसी के वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है। ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, और कल यहां पर ठीक 11 बजे जो है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन खोला जाएगा। खुद मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे यहां पर आके इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो अपनी अवेलेबिलिटी, यानी कि जो कोवैक्सीन जो बच्चों को लगनी है उसकी अवेलेबिलिटी पर जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्राइवेट में जो वैक्सीनेशन है वो एक वैक्सीन का जो डोज है वो 1200 में आपको मिलेगा। बीएमसी का जो तैयारी है वो ये भी है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। तो जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल होगी वैसे वैसे ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शुरुआती तौर पे जो 9 वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर एक दिन में 500 वैक्सीन रखी जाएगी। अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तो इसकी तादाद और भी बढ़ाई जाएगी। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। 3.25 लाख बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन अपना करवा चुके हैं। ड्रग्स मामले में फरार चल रहे अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया की पहली तस्वीर सामने आ गई। विक्रमजीत सिंह मजीठिया नए साल के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकते दिखाई दिए। यूथ अकाली दल ने अपने फेसबुक पर मजीठिया की तस्वीर शेयर कर दी। उधर पंजाब पुलिस लगातार मजीठिया की तलाश में छापे मार रही है। अमृतसर में ही मजीठिया की गुमशुदगी के पोस्टर भी लगे हैं। ऐसे में अकाली दल ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया की स्वर्ण मंदिर की शेयर तस्वीरों पर पुलिस पर निशाना साधा और चुनौती दी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मजीठिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। मजीठिया लगातार फरार। अमृतसर में पोस्टर भी लगे हैं गुमशुदगी के। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। 2013 में 6,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ था। उसमें मुख्य आरोपी ने नाम लिया था मजीठिया का, और तभी से ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की, लेकिन टलती रही कार्रवाई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मजीठिया के विरुद्ध केस दर्ज किया गया, जो कि 20 तारीख को दर्ज किया गया था, और उसके बाद वो फरार चल रहे हैं। पुलिस ने 21 को अगले दिन लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, और तब से लेकर अब तक तलाश। सांसद हरसिमरत कौर के भाई हैं विक्रमजीत सिंह मजीठिया। पिता सत्यजीत सिंह मजीठिया राजनीति में बेहद सक्रिय रहे थे और यूथ अकाली दल के अध्यक्ष भी हैं। ये पूरे अकाली परिवार से मजीठा विधान निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार चुनाव भी आप जीते। कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकवादी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, साल के पहले ही दिन आतंकवादियों ने एलओसी के करन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए
आतंकी के पास AK-47 और 7 हैंड ग्रेनेड मिले। आतंकी के पास मिले दस्तावेज से उसका नाम मोहम्मद शब्बीर मलिक पता चला। शब्बीर मलिक की एक तस्वीर सेना की वर्दी में भी मिली है। लेकिन इस आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। पाकिस्तान से भी इसका संबंध निकला है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। पाकिस्तानी करेंसी और हथियार भी इसके साथ बरामद हुए हैं और फौजी वर्दी में भी इसकी तस्वीर जो है वो बरामद हुई। ये सारा AK-47 के साथ साथ eliminated once the ambush was sprung. The body of the slain infiltrator was recovered along with one AK-47 and large quantities of ammunition, including 7 hand grenades. दिल्ली में ड्रग सप्लायर के घर छापा मारने गई टीम को जान बचाकर लौटना पड़ा। ड्रग सप्लायर धर्मवीर सिंह पल्ला ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। नारकोटिक्स की टीम को अपने बचाव में फायरिंग तक करनी पड़ी। भीड़ की तरफ से फेंके जा रहे हैं पत्थर और पीछे हटते हुए पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की टीम गली के बाहर लगी गाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश में है। इस टीम की अगुवाई कर रहे थे उत्तरी दिल्ली नारकोटिक्स टीम के इंस्पेक्टर ब्रिजपाल। शातिर ड्रग सप्लायर धर्मवीर पल्ला के घर दबिश देने गई ये टीम जैसे ही घर से बाहर निकली, हालांकि धर्मवीर पल्ला घर के अंदर नहीं मिला, वैसे ही धर्मवीर ने स्थानीय लोगों के साथ टीम पर हमला कर दिया। पत्थरों और गालियों के साथ जब लोग बेहद करीब आ गए तो इंस्पेक्टर ब्रिजपाल ने 2 राउंड फायरिंग की। किसी तरह जान बचाकर पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की टीम वहां से निकल पाई। हमले में इंस्पेक्टर ब्रिजपाल सहित 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। धर्मवीर पल्ला मौके से फरार हो गया और फायरिंग में ड्रग सप्लायर धर्मवीर पल्ला का रिश्तेदार अमित और सुहेब घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक अमित पर लूटपाट, डकैती और हत्या के 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक धर्मवीर पल्ला दिल्ली का कुख्यात ड्रग सप्लायर है। घर वालों का कहना है कि तलाशी करने आई टीम अचानक ही घर में घुस आई और अलमारियों की तलाशी ली। मम्मी ने चाबी दे दी, फिर अलमारी खोली, उन्होंने सारा कुछ देखा। उसमें हमारे पैसे थे, कुछ गोल्ड था, 15 तोले के आसपास था और हमारे पैसे थे 3 लाख। और गोल्ड कितना था? 15 तोले 16 तोले के आसपास था हमारा, जिसमें अंगूठी थी, पूरा सेट था, ये सब, और एक चैन भी थी, ये सब था उसमें। बंदूक लेके चल रहे हैं, बंदूक लेके चल रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की यह तस्वीर डराने वाली है, जहां बदमाशों में कानून व्यवस्था का खौफ नहीं के बराबर दिख रहा है। दबिश देने गई नारकोटिक्स टीम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस लौटी और ड्रग सप्लायर धर्मवीर पल्ला एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर निकल भागा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में फिर से कोरोना का विस्फोट हो चुका है। ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा लगने लगा है कि फिर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। स्थिति की गंभीरता ऐसी कि तीसरी लहर की आहट हो चली है। आखिर कैसे कोरोना का संक्रमण और उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई, देखिए और समझिए कि कैसे कोरोना का हम खुद, आप और हम वेलकम कर रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर, सामने संकट, फिर भी भारी लापरवाही। भीड़ दे रही कोरोना को नियंत्रण। न्यू
ईयर पर भूल गए प्रोटोकॉल। सियासी रैलियों में कोरोना कर रहा खेला। कैसे कहें कि कोरोना की फिक्र है राजनीतिक दलों को? कैसे कहें कि उन्हें देश में गहराते खतरे का अंदेशा है? देश ने खतरनाक वायरस के 2 अटैक झेले हैं। दूसरी लहर ने तो सिर्फ सदमा और दर्द दिया है। अब तीसरी लहर की आशंकाओं ने देश को डरा दिया है। फिर भी कुछ जगहों पर हालात बहुत ही गंभीर हैं। ना तो कोरोना के खतरे की फिक्र है, ना जिंदगी की। लापरवाही की तस्वीरें देखकर आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों का हाल दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे कुछ लोग इस संकट को खुला निमंत्रण भेज रहे हैं। लेकिन तीसरी लहर की आहट क्यों चली है, ये भी जान लीजिए। दिल्ली में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। वहां एक दिन में 2700 से ज्यादा केस आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 3.5% से ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 9100 लोग संक्रमित हुए हैं। अकेले मुंबई में 6300 से ज्यादा नए केस मिले। पश्चिम बंगाल में 4500 नए केस दर्ज किए गए। सिर्फ कोलकाता में करीब 2400 मामले आए। कर्नाटक में भी 1000 से ज्यादा नए केस आए। झारखंड में साल के पहले दिन 1000 से अधिक संक्रमित मिले। ये गिने चुने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का हाल है। देश में वैक्सीनेशन का ग्राफ रिकॉर्ड बना रहा है। इसके बाद भी संक्रमण की ऐसी रफ्तार डराने वाली है। सवाल है कि आखिर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गया है? स्थिति संभल गई थी, लेकिन कैसे अचानक ये तेजी आ गई? देश में तेजी से लापरवाही बढ़ी है। कुछ जगहों पर कोरोना के खतरे से लोग बेफिक्र हैं। उन्हें ना तो अपनी जान की चिंता है, न घर वालों की, न समाज की, न देश की। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी का लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस बल भी यहाँ पर जो है वो तैनात है, लेकिन उनकी मौजूदगी में आप देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस वाले हैं वो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वीकली बाजार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, क्योंकि दिल्ली में येलो अलर्ट है। उसके बावजूद भी सड़कों पर लगा हुआ ये बाजार सरकार के तमाम दावों को की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसे में कि बाजार कैसे लग सकते हैं। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और कोरोना के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उसके बावजूद बाजारों में जिस तरीके से भीड़ आ रही है वो लोगों के लिए आने वाले दिनों में और परेशानी जो है वो खड़ा कर सकता है। नए साल का कल पहला दिन था। इस मौके पर कई शहरों में हालात ऐसे हो गए मानो कोरोना का खतरा पूरी तरह से टल गया हो। कोलकाता में न्यू ईयर के मौके पर उमड़ी भीड़ ने तमाम प्रोटोकॉल को पीछे छोड़ दिया। इस वक्त हम लोग कोलकाता चिड़ियाघर के ठीक सामने हैं और हजारों की संख्या में इस वक्त लोग यहाँ पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादातर लोगों ने तो मास्क लगा रखा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। अब तक 16 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पूरे पश्चिम बंगाल में दर्ज किए जा चुके हैं। और ममता बनर्जी ने संकेत भी दे दिया है कि 3 जनवरी से कुछ रेस्ट्रिक्शंस शुरू किए जा सकते हैं। स्कूल कॉलेज हो सकता है बंद किए जाएं। इसके अलावा ट्रेनों पर लगाम लगाया जा सकता है। ट्रेनों की संख्या पर, उड़ानों पर भी लगाम लगाया जा सकता है। जो ऑफिसेज हैं वहां पर भी जो वर्कफोर्स है वो 50% करने की संभावना और आशंका बनी हुई है, क्योंकि लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। कैसी सावधानी, कैसी सुरक्षा? जहां हालात गंभीर हों, ऐसी लापरवाही चिंताजनक है। अब महाराष्ट्र का हाल भी जान लीजिए। वहां राज्य के 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक फिलहाल कोविड संक्रमित हो चुके हैं। राज्य सरकार आगाह कर रही है, फिर भी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भीड़ की मनमर्जी खत्म नहीं हो रही। भीमा कोरेगांव की लड़ाई की वर्षगांठ पर जो उत्सव मना, उसका भी हाल देखिए। वहां हजारों की भीड़ उमड़ी, मेले जैसा माहौल हो गया। वहां बड़ी संख्या में लोग बगैर मास्क में घूमते दिखे। देश के बड़े शहरों में भी हालात गंभीर हैं। पिछले साल में दूसरी लहर ने दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, लेकिन इस अनदेखी को देखकर लगता है कि लोगों ने खतरे से
सबक नहीं लिया है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा, मुंबई से सौरभ वक्तानिया, औरंगाबाद से इशरार चिश्ती और दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज राजनीतिक खेल की एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल और युवाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश की चुनावी पिच पर चौके जमाने मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से संवाद किया। पीएम के अलावा बाकी दिग्गज खिलाड़ी भी आज मैदान में हैं और सब जीत के लिए अपने अपने दांव आजमा रहे हैं। किसानों की नाराजगी दूर हुई हो या ना हुई हो, नाराजगी होने वाले नुकसान की भरपाई करने की तैयारी पूरी है। यूपी चुनाव में किसान फैक्टर से निपटने के लिए बीजेपी हर जतन कर रही है। माना यही जा रहा है कि साल भर चले किसान आंदोलन का यूपी में सबसे ज्यादा असर पश्चिमी इलाकों में है। टिकैत ने भले ही दिल्ली से तंबू हटा लिए हों, लेकिन कानून वापसी के बाद भी उनके तेवर बीजेपी को रास नहीं आ रहे हैं। लिहाजा पश्चिमी यूपी के किसान फैक्टर का तोड़ बीजेपी ने खेल और खिलाड़ियों में तलाशा है और इसी फॉर्मूले को आजमाने के लिए आज पीएम मोदी मेरठ पहुंचे। पीएम मोदी ने आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। करीब 37 हेक्टेयर इलाके में 700 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। पीएम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 32 खिलाड़ियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के खिलाड़ी भी शामिल हुए। उनके नाम में भी एक संदेश है। उनके नाम में जो शब्द है ध्यान, बिना ध्यान केंद्रित किए, बिना फोकस एक्टिविटी किए कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और इसलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हुआ हो, वहां पूरे ध्यान से काम करने वाले नौजवान देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान राजनीति का केंद्र है, तो खिलाड़ियों की बड़ी पैदावार भी इसी धरती से होती है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग यहाँ लंबे अरसे से की जा रही थी। मोदी सरकार ने खेल के जरिए युवाओं को साधने का एक दांव तो पहले ही चल दिया था, जब खेल के सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया था। अभी कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने देश के खेल रत्न अवार्ड्स को मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। झांसी के बेटे का, झांसी का सम्मान हम सभी को गौरवान्वित करता है। इससे पहले पीएम मोदी आखिरी बार 14 सितंबर को पश्चिमी यूपी आए थे, जब उन्होंने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। इसके बाद अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में उनके ताबड़तोड़ चुनावी दौरे शुरू हुए, लेकिन सारा फोकस पूर्वांचल पर था। पिछले 25 दिनों का हिसाब देखें तो 7 दिसंबर को पीएम खाद कारखाने का उद्घाटन करने गोरखपुर पहुंचे। 11 दिसंबर को नहर परियोजना के लिए बलरामपुर, 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 21 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर रहे, 23 दिसंबर को अमूल प्लांट का शिलान्यास करने फिर से वाराणसी पहुंचे, 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया और आज 2 जनवरी को मेरठ पहुंचे। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। बीजेपी के गढ़ पूर्वांचल में किसान आंदोलन का असर बेहद मामूली दिखा। यही वजह है कि बीजेपी की रणनीति आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में होने वाले नुकसान की भरपाई पूर्वांचल से करने की है, लेकिन पश्चिम के मोर्चे को भी यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए पीएम आज खिलाड़ियों के दम पर चुनावी खेल में दांव लगा रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल और खिलाड़ियों पर दाव लगा रहे हैं तो अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल की तरह मुफ्त बिजली का चुनावी झटका देने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल अपने फॉर्मूले पर ओरिजिनल का पेटेंट उत्तर प्रदेश में करवाने पर अड़ गए हैं। केजरीवाल यूपी आते अपने चिर परिचित वादों के गुल खिलाते, विपक्ष के वोट बंटवारे की टेंशन बढ़ाते। इससे पहले अखिलेश ने उनका दिल्ली छाप दांव खुद हथिया लिया। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी और यूपी को फ्री बिजली का सपना दिखा दिया। घरेलू उपयोग की 300 यूनिट बिजली फ्री, सिंचाई के लिए किसानों को बिजली फ्री। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। योगी के खिलाफ अखिलेश और केजरीवाल की जुगलबंदी अभी तक अटकलों के दायरे में ही है। ये तस्वीर सामने आए 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन यूपी में सियासी जोड़ीदारी की बात अभी तक इस तस्वीर से आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल के तौर तरीके जरूर अखिलेश को रास आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी अखिलेश की इन तरकीबों को हंसी में उड़ा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे, इसके लिए माफी तो मांग लो। उधर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता बिजली पानी के दम पर हथियाने के बाद अब उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में भी यही दांव आजमा रहे हैं। यूपी के लिए भी उनका यही प्लान है। 300 यूनिट बिजली फ्री, हर साल 10 लाख रोजगार, 5000 महीना बेरोजगारी भत्ता। अखिलेश को इस बार ब्राह्मण वोटों से भी बड़ी उम्मीदें हैं, इसीलिए आज वो भगवान परशुराम की आरती उतारने निकल पड़े। सुल्तानपुर से जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीएम ने उद्घाटन किया था, उसी एक्सप्रेसवे के किनारे एक गांव में अखिलेश ब्राह्मणों को गले लगाने पहुंचे। नौजवान को नौकरी रोजगार मिल जाता, वो आज रोजगार और नौकरी भी नहीं है। जहाँ व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए था, वो व्यापार भी अब उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके कारण आज महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। और हम किसी भी आंकड़े को उठा करके देख लें, आज उत्तर प्रदेश हर आंकड़े में पीछे दिखाई दे रही है। अखिलेश की चुनावी बेकरारी ऐसी है कि जीतने के लिए वो हर जिताऊ फॉर्मूला अपनाने को तैयार हैं, चाहे वो केजरीवाल का हो या बीएसपी या फिर धुर विरोधी बीजेपी का। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। नया साल 2022 शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग भी 21 से 22 में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन इस युद्ध के हथियार वही हैं जो 2017 से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आजमा रहे हैं। अंतर सिर्फ ये है कि 5 साल बाद इन हथियारों की धार कम पड़ने के बजाय और तेज होती जा रही है। सिर्फ चंद रोज बाकी हैं यूपी के रण का बिगुल बजने में। उधर तारीखों का ऐलान हुआ और इधर सबसे बड़ी चुनावी महाभारत काउंटडाउन शुरू हुआ। तैयारी दोनों ओर से जबरदस्त है। तरकश में पुराने आजमाए हुए तीर हैं तो नए नए तीरों पर भी दांव आजमाने की तैयारी है। फिलहाल माहौल के हिसाब से तो यही लग रहा है कि लड़ाई के मैदान में आमना सामना योगी और अखिलेश का ही होगा। ये बात दोनों पक्ष भी समझ रहे हैं। यही वजह है कि एक ने वार किया, पलटवार करने में दूसरे को चंद पल ही लगते हैं। पहले ये गरीब के लिए आने वाले आवास का पैसा, बिजली का ये पैसा, शौचालय का ये पैसा कहां जाता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा।
कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है। इन्हें छापा मारना था किसी और के यहाँ और इन्होंने छापा मारा छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ, लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहाँ। कानपुर से कन्नौज तक मिला नोटों का खजाना इस लड़ाई में नए हथियार के तौर पर उभरा है, लेकिन कानून का राज बनाम गुंडागर्दी की सरकार वाली पुरानी लड़ाई इस बार भी जोरों पर है। तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। न जाने कितने लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लगे हैं। और ऐसा समय देखा जहां अधिकारियों को लालच दे करके, उन पर दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगाए गए, झूठी धाराएं लगाई गई। चुनावी लड़ाई 2021 से निकलकर 2022 में पहुंच चुकी है, लेकिन 2020 से शुरू हुई कोरोना की तबाही अभी भी दोनों पक्षों के लिए बड़ा मुद्दा है। अखिलेश कह रहे हैं कि महामारी के दौरान बीजेपी सरकार ने लोगों को अकेला छोड़ दिया, तो योगी का आरोप है कि महामारी के दौरान विपक्ष गायब हो गया। जब मजदूरों को अपने घर जाना था, उन मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया। जो लोग चल कर के आए थे गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, उन्हें पैदल पैदल जाने दिया। और जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को जरूरत थी, मजदूरों को जरूरत थी, उस समय सरकार ने उनको अनाज छोड़ने का काम किया। कोरोना के दौरान भी मैं आपके जिले में 2-2 बार आया था व्यवस्था देखने के लिए, लेकिन दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। इंतजार बस तारीखों का है, क्योंकि उसके बाद ना तो फीते कटेंगे न वादे होंगे, होगी तो सिर्फ जुबानी जंग और वोटर की पसंद। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इनकम टैक्स की कार्रवाई में इत्र व्यापारी के घर से 5 करोड़ रुपए कैश और सोना बरामद हुआ। इनकम टैक्स अब इस बात की जांच कर रहा है कि बरामद रकम का कालेधन से कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। मोहम्मद याकूब, मोहम्मद अयूब दोनों के घर इनकम टैक्स ने छापे मारे थे। इत्र की खुशबू की आड़ में टैक्स चोरी की गंध यूं फैली कि यूपी के कन्नौज समेत देश के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापों का सिलसिला शुरू हो गया। आयकर विभाग की छापेमारी में अब शिकंजा इत्र कारोबारी मोहम्मद फैजान पर कसता जा रहा है। नोट गिनने की मशीन और बड़े बड़े बैग इस बात की साफ गवाही दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद फैजान मोहम्मद याकूब परफ्यूम का मालिक और इत्र कारोबारी मलिक मियां का बेटा है। उनके घर से छापेमारी में 4 से 5 करोड़ कैश और सोना बरामद हुआ है। आयकर विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि इस रकम का काले धन से कोई कनेक्शन तो नहीं। कन्नौज के सक्रिय रास्तों में आयकर के छापे खत्म नहीं हो रहे हैं। एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। जब पंपिक जैन के छापा शुरू हुआ तो उसी के साथ सबसे बड़े इत्र के व्यापारी कन्नौज से कहे जाने वाले मोहम्मद याकूब और अयूब के यहाँ पर भी छापा शुरू हो गया। हालांकि वो अब नहीं है, पर उनके जो बेटे हैं, एक तरह से उनकी जो तीसरी पीढ़ी है मोहम्मद फैजान, वो मौजूद हैं और यहाँ पर कल सुबह 7 बजे से रेड चल रही है और मोहम्मद फैजान को SBI ऑफिस ले जाया गया है। ये वही जगह है जहाँ से जो बैंक एम्प्लॉयज थे वो निकले थे और उन्होंने बताया था कि 4 से 5 करोड़ का कैश अभी तक बरामद कर लिया गया है।
समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के साथ इत्र कारोबारी मोहम्मद फैजान के घर शुक्रवार की सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा था। इसके साथ साथ लखनऊ में रहने वाले उनके भाई मोहसिन के यहाँ भी इनकम टैक्स विभाग के 4 से 5 अधिकारी पहुँचे थे। जानकारी के मुताबिक अब तक जाँच में पुष्पराज जैन से आयकर विभाग को कुछ नहीं मिला, लेकिन मोहम्मद फैजान के घर से करोड़ों कैश मिला है। यूपी में चुनावी माहौल के बीच इस छापेमारी पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव बार बार कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी काले धन को अखिलेश का शासनकाल से जुड़ा बता रही है। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। साफ है कि इत्र का शहर कन्नौज अब सियासत का केंद्र है। इत्र के व्यापारी एजेंसियों के रडार पर हैं और यूपी में कैश के इस खेल पर जबरदस्त सियासी युद्ध जारी है। कन्नौज से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कहर बरपा रहा है। भारत में भी इसके असर से कोरोना के मामलों की रफ्तार काफी तेज हो गई है और इसके कारण से कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू से लेकर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। प्रतिबंधों के असर से बिक्री के सबसे बड़े हफ्ते क्रिसमस और न्यू ईयर पर बिक्री घटने से कारोबार जगत निराश, हताश हो गया। ओमिक्रॉन के असर से देश के कई राज्यों में प्रतिबंधों की शुरुआत हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कारोबारी कैपिटल मुंबई तक नए साल के जश्न पर रोक लग गई है। नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है और सबसे पहले रिटेल कारोबार पर संकट मंडराने लगा है। दरअसल देश के ज्यादातर हिस्सों में 24 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच लोग घूमने और खरीदारी करने निकलते हैं। इस दौरान जमकर शॉपिंग होती है, तो फिर खाने पीने पर भी खूब पैसे खर्च किए जाते हैं। लेकिन इस बार ओमिक्रॉन के असर से हाल बेहाल हो गए हैं। बाजारों के जल्दी बंद होने से मुंबई में आमतौर पर चलने वाले दिसंबर के आखिरी हफ्ते के कारोबार में 30% की गिरावट आई है। दिल्ली के मॉल्स में अक्टूबर-नवंबर में प्री कोविड स्तर के पार निकलने के बाद दिसंबर में प्रतिबंध शुरू होने के बाद से बिक्री के 50% लुढ़कने की आशंका है। कर्नाटक में भी महज 2 घंटे के कारोबारी नुकसान से बिक्री में 10 से 15% की गिरावट आने का खतरा है। रिटेलर्स का कहना है कि फेस्टिव सीजन के बाद क्रिसमस से न्यू ईयर का वीक बिक्री के लिहाज से पीक सीजन होता है। ऐसे में इसी हफ्ते में ओमिक्रॉन के अटैक की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। कोरोना के हर वेरिएंट के वार की शुरुआत रिटेल कारोबार से होती है। ऐसे में रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी RAI को आशंका है कि रिटेल कारोबार में दूसरी लहर के बाद आई तेजी की रफ्तार ओमिक्रॉन के असर से धीमी हो सकती है। दूसरी लहर के बाद रिकवरी के रथ पर सवार देश भर में रिटेल बिक्री अक्टूबर में प्री कोविड साल यानी अक्टूबर 2019 से 14%, जबकि इस साल नवंबर 2019 से 9% ज्यादा रिटेल बिक्री रही थी। लेकिन अब ओमिक्रॉन के असर से दिसंबर में हालात खराब होने की आशंका तेज हो गई है। दिल्ली के प्रतिबंधों को तो RAI ने मिनी लॉकडाउन करार दिया है। ऐसे में बीते 3 से 4 महीनों में लोगों ने जो घर से बाहर निकलकर खरीदारी करनी शुरू की थी, वो अब बदलते माहौल में सेंटिमेंट्स को कमजोर करेंगी, जिससे कारोबार पर सीधा असर होगा। आज तक ब्यूरो।